हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैस्ट्रुलेशन के थर्ड पार्ट में चलेंगे, जो है चिक का गैस्ट्रुलेशन। इसके पहले हम लोगों ने गैस्ट्रुलेशन क्या है इसके बारे में जाना था, और उसके बाद हम लोगों ने फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन देखा था। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक प्रक्रिया है जो ब्लास्टुलेशन के बाद आती है, ब्लास्टुला बनने के बाद। और ब्लास्टुला में क्या होता है? ब्लास्टुला में एक एम्ब्रियो की एक लेयर होती है सेल्स की, जिसमें कि एक ही लेयर में तीनों तरह के सेल्स, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, एक ही लेयर में अरेंज्ड होते हैं। अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, जो 3 जर्म लेयर के बने हैं, उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो तीनों तरह के सेल है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, इनको अलग अलग लेयर्स में पहुंचा दिया जाए। जहां उनकी जगह है वहां उनको भेज दिया जाए, ताकि वो अपने अपने ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके। तो गैस्ट्रुलेशन में बस यही होता है कि जो सेल्स का ढेर एक जगह है, एक ही लेयर में है, ब्लास्टुला में एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, उनको वहाँ से छांट के और अलग अलग लेयर्स में भेज दिया जाए। एक्टोडर्मल की ऊपर एक लेयर बाहर बना दी जाए, मीजोडर्मल के बीच में और एंडोडर्मल की नीचे। अब फ्रॉग में आप लोगों ने देखा कि फ्रॉग का ब्लास्टुला कैसा था? स्फेरिकल था। फ्रॉग का ब्लास्टुला स्फेरिकल होता है ना, ऐसे होता है, लेकिन इस तरह से गोल फ्रॉग। लेकिन चिक का ब्लास्टुला ऐसे गोल नहीं होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि चिक के ब्लास्टुला में क्या अंतर है। क्योंकि चिक का एग भी अलग तरह का होता है। चिक का एग जो है वो बड़ा सा होता है ना। मुर्गी का अंडा काफ़ी बड़ा सा होता है। और क्यों बहुत बड़ा सा होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा योक होता है, फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, योक। तो मुर्गी के अंडे, एग ऑफ हैन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं अधिकतर चीज़ें। बहुत सारा योक है, इसलिए हम उसे पॉलीडेस्थल कहते हैं। और सारा योक एक तरफ है और दूसरी तरफ थोड़ी सी जगह में एक्टिव साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस है। तो जब सारा योक एक तरफ हो जाए तो उसको हम टीलोलेसिथल कहते हैं, ठीक ना। जैसे आप देखें, ये मुर्गी का एक पूरा अंडा है, तो इस अंडे में जो वास्तविक अंडा है वो सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा है, यही अंडा है। और इसमें भी ये जो आप कंसेंट्रिक रिंग्स देख रहे हैं, ये सब योक है। और यहाँ पर छोटा सा जो हिस्सा है जिसे हम एक्टिव साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये चूँकि डिस्क तश्तरी के आकार का है, इसलिए हम ब्लास्टोडिस्क भी यहाँ इसको कह रहे हैं। तो बस यहीं पर सारा असली मटेरियल है जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा, और बाकी सब योक से भरा हुआ है। तो इस अंडे में, इसके बाहर यहाँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये सफ़ेद वाला पूरा योक है, ठीक है। और इस योक में ये अंडा तैरता रहता है। तो तैरने के लिए इसके पास 2 फिन जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे मछलियों के पास फिन होते हैं, इसके पास भी फिन जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम चलेजा कहते हैं। इन चलेजा के माध्यम से ये जो अंडा, मुख्य अंडा है, ये इस योक में, लिक्विड योक में तैरता रहता है। इसके बाद यहाँ पर ये 2 मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, जो 2 लाइनें हैं, ये दोनों शेल मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन। और जिधर अंडे का चौड़ा वाला भाग होता है, वहाँ पर ये मेम्ब्रेन्स दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं, जिसे हम एयर स्पेस कहते हैं, यहाँ हवा भरी रहती है। बाकी इलाके में दोनों मेम्ब्रेन बहुत पास पास है। और सबसे बाहर ये एग शेल है। तो ये है मुर्गी का अंडा। तो अच्छा, अब इसमें जो जहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये इसका एनिमल पोल है। और दूसरा, इसका जो दूसरा छोर होगा, ये क्या कहलाएगा? वेजिटल पोल। दिस इज वेजिटल पोल एंड दिस इज एनिमल पोल। एक्टिव साइटोप्लाज्म इसको इसलिए कहते हैं कि यही वो साइटोप्लाज्म है जो वास्तव में डिवाइड होगा, क्लीवेज के दौरान डिवाइड होगा, और यहीं पर न्यूक्लियस भी है, इसलिए इसको हम एक्टिव साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एनिमल पोल पर आपने क्या देखा? बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, उसी में न्यूक्लियस है, और इस स्ट्रक्चर को जर्मिनल डिस्क
भी कहते हैं। यहाँ जो ब्लास्टोडिस्क दिया है ये थोड़े आगे की अवस्था है, शुरू में हम इसे जर्मिनल डिस्क कहेंगे जब तक ये डिवाइड नहीं हुआ है। जब इसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगा, डिवीज़न होने लगेगा, तब ये ब्लास्टोडिस्क कहलाएगा। तो और अंडे में आपने देखा बाकी जगह में क्या है, सिर्फ पूरा का पूरा योक भरा हुआ है ना। और ये जो योक के बाहर जो 5 मेम्ब्रेन्स थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, एल्बुमिन, शेल मेम्ब्रेन से और कैलकेरियस शेल है। तो ये मुर्गी का अंडा है। अब फ्रॉग का जो अंडा था वो जैसे ये पूरा एक गोल स्ट्रक्चर है ना, ऐसे फ्रॉग का एग था। ये जैसे मेरे हाथ में एक बॉल है, ऐसा फ्रॉग का एग था। मुर्गी का अंडा भी, चिकन एग भी ऐसा ही है, गोल है। लेकिन समस्या ये है कि फ्रॉग में ये पूरा साइटोप्लाज्म से भरा था, पूरा अंडा। हेन के केस में क्या हो रहा है कि इस अंडे का मैक्सिमम हिस्सा योक से भरा है और साइटोप्लाज्म थोड़ी सी जगह में है। देखिए इस अंडे को हमने ऊपर एक डिज़ाइन, इस बॉल में हमने एक ऊपर डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ ब्लैक और रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है, तश्तरी जैसा। तो ये समझ जाइए कि ये पूरा मुर्गी का अंडा है, ये पूरा इसमें योक भरा हुआ है, इसमें जो बॉल है, और ऊपर इसका ये जो ढक्कन जैसा है, तश्तरी जैसा, बस इसी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। अब होगा क्या, मुर्गी के अंडे को आपको फ्रॉग के अंडे से अलग समझना है। फ्रॉग के एग में बहुत कम योग था, फिश और फ्रॉग दोनों में योग बहुत कम होता है। तो फिश और फ्रॉग दोनों में जो जाइगोट होता है या जो ब्लास्टुला होता है वो स्फेरिकल होता है। ये ध्यान रखना है। किसमें स्फेरिकल है? जहाँ योग बहुत कम है। कहाँ पर? फिश में और फ्रॉग में योग बहुत कम है। ठीक, पूरे में योग इवनली फैला हुआ है। तो जो ब्लास्टुला बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, गोल बनेगा। क्यों? वहाँ जो डिवीज़न हो रहा था फ्रॉग में वो पूरा पूरा हो रहा था। यानी यहाँ से डिवीज़न हुआ, चला तो यहाँ तक गया, यहाँ से हुआ तो यहाँ तक गया, यहाँ से हुआ तो यहाँ तक गया। कंप्लीट डिवीज़न किस में हो रहा था? फ्रॉग में, एम्फिऑक्सस में होता है, फिश में होता है। उसे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब पूरा पूरा डिवीज़न हो अंडे का, जाइगोट का। लेकिन चिक में ऐसा नहीं होगा। चिक में यहाँ पर ये इस फिगर को देखिए, ये जो तश्तरी जैसा साइटोप्लाज्म है, सिर्फ इसी का डिवीज़न होगा। यहाँ से फरो, क्लीवेज फरो शुरू होगा, यहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि नीचे इतना गाढ़ा योक है कि ये डिवाइड होता ही नहीं है। तो बस ये हिस्सा डिवाइड होगा, इतना ही हिस्सा डिवाइड होगा। ये जो ढक्कन जैसा दिख रहा है, तश्तरी जैसा, तो इतना ही हिस्सा डिवाइड होगा। तो जो ब्लास्टुला बनेगा वो इतने ही में बनेगा, इतने ही में बनेगा। तश्तरी के आकार का ब्लास्टुला बनेगा, इसलिए हम उसको ब्लास्टोडिस्क कहेंगे, ब्लास्टोडिस्क। तो इसमें क्लीवेज पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहीं पर रह रहा है, यहीं पर, यहाँ से चला यहीं तक। यानी इनकम्प्लीट क्लीवेज है ना, ये पूरा एग नहीं डिवाइड हो रहा है। कितना डिवाइड हो रहा है? बस इतना सा हिस्सा। तो इनकम्प्लीट क्लीवेज को क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो चिकन एग में क्या हो रहा है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉलीलेसिथल एग है, बहुत ज़्यादा इसमें योक है। पॉलीलेसिथल बहुत ज़्यादा योक है, इसलिए इसको पॉलीलेसिथल। और टीलोलेसिथल सारा योक एक तरफ, साइटोप्लाज्म एक तरफ। तो जब बंटवारा हो जाए, योक एक तरफ और एक्टिव साइटोप्लाज्म एक तरफ, उस तरह के एग्स को हम कहते हैं टीलोलेसिथल। और ये टीलोलेसिथल हमेशा पॉलीलेसिथल में ही होगा, या मीज़ो में हो सकता है, मीज़ोलेसिथल में। माइक्रोलेसिथल यहाँ जहाँ बहुत कम योक है वो टीलोलेसिथल नहीं होगा। तो अब ये इस चिक के एग में जो डिवीज़न होगा, क्लीवेज होगा, इसी में होगा। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चिक के एग में एग कैसा? पॉलीलेसिथल। क्लीवेज कैसा होगा? इनकम्प्लीट यानी मीरोब्लास्टिक। तो जो ब्लास्टुला बनेगा वो कैसा बनेगा? डिस्क शेप्ड, तश्तरी के आकार का।
और जब तस्तरी के आकार का ब्लास्टुला है तो गैस्ट्रुला भी कैसा बनेगा, गैस्ट्रुला भी फ्लैट बनेगा, ऐसे फ्लैट गैस्ट्रुला बनेगा। फ्रॉग के केस में कैसा था, ऐसा था, गोल गोल गैस्ट्रुला था फ्रॉग के केस में। लेकिन चिक के केस में ये जो ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, इस बॉल में बनाया है हमने, ऐसा ही तस्तरी के आकार का चपटा गैस्ट्रुला बनेगा। चिक में भी और मैमल में भी, बर्ड और मैमल दोनों में गैस्ट्रुला कैसा बनता है, चपटा, ऐसे चपटा, यानी फ्लैट एंड, फ्लैट गैस्ट्रुला चिक में होता है। फ्लैट गैस्ट्रुला कहाँ बन रहा है, जहाँ पर योक बहुत ज़्यादा है, पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल भी उसको कहते हैं, पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल एग में फ्लैटेंड गैस्ट्रुला बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा, ठीक है, जिसे हम, और दूसरा नाम क्या है इनकम्प्लीट क्लीवेज का, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये जर्मिनल डिस्क बन गया, ये दिस इज, यही आगे चल के यही जर्मिनल डिस्क बनेगा। जर्मिनल डिस्क बन गया। चलिए, ये अंडे के बारे में आप लोग जान गए। ये एक चित्र में इसमें बस दिखाया गया है कि जो अंडे के बाहर का जो शेल है और एल्बुमिन वो कहाँ बनता है। दरअसल अंडा जब ओवरी में से इस ओविडक्ट में आता है तो अभी इसमें ना एल्बुमिन है ना शेल है। अंडा इस ओविडक्ट में चलता है तो कुछ दूर के बाद इसके ऊपर एल्बुमिन का डिपोजिशन हो जाता है, और आगे चलता है तब ये एग शेल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब एल्बुमिन और एग शेल ये अंडे में बाद में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, जब अंडा ओविडक्ट से होकर बाहर आने के लिए रास्ते में है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लीवेज हो रहा है, अर्ली क्लीवेज। अब जैसे ये हमारा, ये समझ जाइए कि मुर्गी का अंडा है, ठीक, और ये जो ऊपर हमने कलर करके दिखाया है, यही उसका एक्टिव साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। तो आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैट दिखेगा, लेकिन जब हम आपको सामने ऐसे दिखाएंगे तब कैसे दिख रहा है ये, तब तो आपको सर्कुलर दिख रहा है ना। ऐसे दिखा रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, ये सर्कुलर डिस्क दिख रहा है, ठीक। तो यही सर्किल यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इसको जर्मिनल डिस्क कहेंगे या बाद में इसी को ब्लास्टो डिस्क कहेंगे। तो क्लीवेज शुरू हो रहा है। पहले एक फरो यहाँ बना, हमने इसमें कई लाइनें खींची है ना, तो पहली लाइन ये खींची, दूसरी लाइन ये खींची, फिर कई लाइनें, फिर और लाइनें बढ़ गई, ठीक। तो ये जो हिस्सा है ये बार बार ऐसे 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 डिवाइड हो रहा है, और ये एक ब्लास्टो डिस्क यानी ब्लास्टुला ही है। चूँकि डिस्क शेप्ड है इसलिए ब्लास्टो डिस्क कहते हैं। कुछ लोग इसको डिस्को ब्लास्टुला भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे डिस्को ब्लास्टुला नाम मुझे नहीं अच्छा लगता है, जब मैं इसको ब्लास्टो डिस्क ही कहता हूँ। यहाँ पर इसी के क्लीवेज को और आगे दिखाया गया है, इसको ऐसे करके यहाँ दिखाया गया है कि अब ये देखिए, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, और नीचे ये जो बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ये योक है, ठीक। और यहाँ पर ये एक्टिव साइटोप्लाज्म है, और ये क्लीवेज फरो बनना शुरू हुआ, एक बना यहाँ 3-4 बने, ठीक। और यहाँ पर और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। इसको आगे हम लोग और समझेंगे। तो चिक का गैस्ट्रुलेशन समझने के लिए 2 ही 3 मुख्य बातें बस समझनी है। पहला दिमाग में ये रख लेना है कि भाई अंडा तो गोल है, लेकिन जो उसका वास्तविक एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो तस्तरी के आकार का है। इसी में साइटोप्लाज्म है, इसी का डिवीज़न होगा, इसी में सेल बनेंगे, यही न्यूक्लियस था। तो इतने ही दूर में ये गैस्ट्रुला बनेगा, फ्लैट तस्तरी शेप का, तस्तरी के आकार का गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन के पहले जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ समराइज किया गया है। क्लीवेज कैसा है, डिस्कॉइडल, चूँकि डिस्क शेप्ड ब्लास्टुला बन रहा है इसलिए ऐसे क्लीवेज को हम डिस्कॉइडल कहते हैं। मीरोब्लास्टिक है, इनकम्प्लीट है, रिस्ट्रिक्टेड टू जर्मिनल डिस्क, पूरे में नहीं हो रहा है क्लीवेज, सिर्फ जर्मिनल डिस्क में हो रहा है। योक रिमेन्स अनक्लीव्ड, जो नीचे योक भरा हुआ है इसका डिवीजन नहीं हो रहा है। क्लीवेज से बन क्या रहा है, ब्लास्टो डिस्क, दिस इज ब्लास्टो डिस्क।
और ब्लास्टोडर्म भी इसको कहते हैं। ये क्या है, राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, गोल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना। देखिए 5 to 6 सेल्स डीप इन द सेंटर, जो बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ा उभरा है, तो यहाँ पर इसकी मोटाई है 5 से 6 सेल बीच में, और किनारे किनारे 1 to 2 सेल, किनारे की मोटाई 1 से 2 सेल है, और बीच में 5 से 6 सेल है, पेरीफेरी पर 1 से 2 सेल है। ठीक, अच्छा अब इसमें आप देखिए कि एक बीच का हिस्सा कुछ लाल रंग से रंगा गया है, किनारे का हिस्सा कुछ काले रंग से रंगा गया है, देखना है ना, बीच में लाल रंग और किनारे कुछ ब्लैक कलर। ठीक, दोनों में कुछ अंतर है थोड़ा बहुत, दोनों जगह सेल्स ही हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कहाँ क्या अंतर है। तो जो बीच वाला हिस्सा है इसको इपीब्लास्ट कहते हैं, और किनारे वाले हिस्से को पेरीब्लास्ट। ये ब्लास्टोडिस्क है, बीच वाले हिस्से को इपीब्लास्ट, किनारे वाले हिस्से को पेरीब्लास्ट। तो अब क्या होगा कि कुछ समय मतलब मुर्गी का अंडा जब बाहर निकलता है, एक लेइंग होती है, उसके पहले ही ये अभी प्रक्रिया हो रही है। जो ब्लास्टोडिस्क है ये, इट गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स। शुरू में ये एक लेयर है ना, एक लेयर, और कुछ समय के बाद ये 2 लेयर हो जाएगा। ये जो ब्लास्टोडिस्क था, मेरे हाथ को देखिए, दिस इज ब्लास्टोडिस्क, पहले एक लेयर था, अब ये 2 लेयर का बन जाएगा। ठीक, ऊपर वाले लेयर को कहेंगे इपीब्लास्ट, ऊपर तो इपीब्लास्ट था ही, बीच में इपीब्लास्ट था, तो ये भी इपीब्लास्ट कहलाएगा। और जो इसके नीचे वाला हाथ मेरा देखिए, नीचे जो है ये हाइपोब्लास्ट है। ठीक, ये इपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, यानी यहाँ ये हिस्सा अब 2 लेयर हो गया, 2 लेयर का हो गया, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक, अच्छा अब आगे हम लोग इस डायग्राम में देखें इपीब्लास्ट और ब्लास्टो। देखिए ये जो है यही हमारा ब्लास्टोडिस्क है, तस्तरी के आकार का स्ट्रक्चर। यहाँ ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, यही तस्तरी को निकाल के यहाँ दिखाया गया है, जिसमें आपको सिर्फ सेल्स सब दिख रहे हैं। कुछ सेल्स को लाल रंग से रंग दिया गया, जरा बड़े बड़े सेल्स हैं, ये लाल रंग से रंग दिया है हमने, ये लार्ज योक लेडन सेल्स हैं। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोडर्म कहेंगे। बाकी छोटे छोटे सेल्स हैं, कुछ ये बड़े बड़े सेल्स हैं जिनमें ज़्यादा योक है, लार्ज योक लेडन सेल्स। अब क्या हो रहा है ये देखिए कि ये जो लार्ज योक लेडन सेल्स हैं लाल वाले, ये किसी की तरह से तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, इसी लेयर में नीचे हैं। अच्छा, इस पूरे ब्लास्टोडिस्क के नीचे क्या है, योक है। इस पूरे ब्लास्टोडिस्क के नीचे जो है वो योक है। मैं एक पेन ले लूं, जरा पॉइंटर ऑप्शन ले लूं। ये देखिए, ये ऊपर ये तो है, दिस इज दी ब्लास्टोडर्म, ओके, और नीचे ये है क्या है, योक, दिस इज योक, ओके। और दोनों के बीच में आप कुछ खाली जगह देख रहे हैं, दोनों के बीच में ब्लास्टोडर्म और योक के बीच में खाली जगह है। ठीक, इस खाली जगह का नाम सब जर्मिनल स्पेस है। ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है, ब्लास्टोडिस्क, नीचे क्या है, योक। योक और ब्लास्टोडिस्क के बीच में एक जगह खाली कैविटी पैदा हो गई, बन गई, इसे सब जर्मिनल स्पेस कहते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये सब जर्मिनल स्पेस सिर्फ बीच ही में दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में ही दिख रहा है ना। इस चित्र में भी देखिए,
यहाँ से कुछ कुछ शुरू हुआ है और यहाँ तक, ठीक। किनारे इधर नहीं है, इधर नहीं है। इसका मतलब है कि अब जरा इस बॉल में देखिए आप लोग, ये है ब्लास्टोडिस्क, ठीक। तो अब ये जो ऊपर आपको लेयर दिख रही है एक, इसके नीचे भी एक लेयर हो गई, ठीक। और ये पूरी गेंद, पूरी बॉल अंदर किस चीज से भरी है? योक से भरी है, ठीक ना। तो ये जो ब्लास्टोडिस्क है डबल लेयर्ड, इसके नीचे कुछ खाली जगह हो गई। जो योक है नीचे, जो नीचे योक है, योक के ऊपर कुछ खाली जगह है, तब ब्लास्टोडिस्क है, ठीक। ये योक है, इसके ऊपर कुछ खाली जगह है, तब ब्लास्टोडिस्क है। लेकिन खाली जगह बीच वाले हिस्से में है, यानी इसी जो लाल रंग से रंगा हुआ है, इसी के नीचे कुछ खाली जगह है, स्पेस है। और जो किनारे का ब्लैक रिंग है, इसके नीचे नहीं है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमको ये जो ब्लास्टोडिस्क है, इसमें दो तरह के एरियाज दिखने लगते हैं। बीच वाला हिस्सा जिसके नीचे कैविटी है, खाली जगह है, वो कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, तो उसे हम कहते हैं एरिया पिल्यूसिडा। ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो बीच का हिस्सा है, ये हो गया एरिया पिल्यूसिडा। और इसके बाहर एरिया पिल्यूसिडा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट। और इसके बाहर इधर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये कहलाता है एरिया ओपेका, ये कहलाता है एरिया ओपेका। तो ये तो सेक्शन है ना, गोल होगा तो कैसा होगा? पूरा जब कंप्लीट होगा तो ऐसा होगा। इसमें एरिया ओपेका कहाँ है? ये जो बाहर की रिंग है, यही एरिया ओपेका बन गई। ओपेका मतलब ओपेक, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इसलिए हमको एरिया ओपेका कहते हैं। और बीच वाला हिस्सा एरिया पिल्यूसिडा है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर समझिए। ये एक डिस्क है, ब्लास्टोडिस्क। ये दो लेयर की है, कैसे बन रही है भी हम लोग देखेंगे। यहाँ दो लेयर है, ऊपर इपीब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट। और इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नीचे क्या है? थोड़ी सी खाली जगह है। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ढेर सारा योक है, ढेर सारा योक है ना। उसके ऊपर थोड़ी सी खाली जगह, उसके ऊपर एक दो लेयर का स्ट्रक्चर, ऊपर वाला लेयर इपीब्लास्ट और नीचे वाला हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट बन कैसे रहा है? अब यहाँ अब देखना है आपको। ये लाल रंग के बड़े बड़े योक लेडन सेल्स हैं। ये धीरे धीरे देखिए, ये अपने नीचे की लेयर पकड़ रहे हैं, अपने वजन की वजह से, अपने साइज की वजह से ये धीरे धीरे उसमें से नीचे आ गए। यहाँ बीच में है ना हर जगह, लेकिन यहाँ देखिए नीचे आ गए। नीचे आ रहे हैं तो यही प्रोस्पेक्टिव हाइपोब्लास्ट, आगे चल के ये हाइपोब्लास्ट बनेगा। और अब देखिए इस तीसरे चित्र में क्या हुए? ये सारे जो बड़े वाले सेल हैं लगभग नीचे आ गए, एक लेयर में आ गए ना, आ गए। तो अब दो लेयर स्पष्ट दिखने लगी। ऊपर क्या है? इपीब्लास्ट, और उसके नीचे ये बड़े बड़े सेल वाला लेयर क्या है? हाइपोब्लास्ट। और इन दोनों ये टू लेयर्ड ब्लास्टोडिस्क है। दिस इज द डबल लेयर्ड ब्लास्टोडिस्क। और इसके ब्लास्टोडिस्क के नीचे क्या है? सब जर्मिनल स्पेस, ठीक। ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द सब जर्मिनल स्पेस। लेकिन याद रखिए, ये सब जर्मिनल स्पेस सिर्फ बीच वाले हिस्से में, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके इधर नहीं है, इसके इधर नहीं है। बीच के हिस्से में सब जर्मिनल स्पेस, और सब जर्मिनल स्पेस के नीचे क्या है? योक है, ठीक। नीचे योक, उसके ऊपर बीच में खाली जगह, सब जर्मिनल स्पेस, और उसके ऊपर टू लेयर्ड ब्लास्टोडिस्क। अपर लेयर का नाम इपीब्लास्ट और उसके नीचे वाले लेयर का नाम हाइपोब्लास्ट, ठीक। तो जब आप पूरे सर्किल में देखिएगा इसको यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, ये बीच का सर्किल है, इसका क्या नाम है?
एरिया पिल्यूसिडा। क्यों? क्योंकि ये नीचे ये कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता है। क्यों ट्रांसपेरेंट दिखता है? क्योंकि इसके नीचे खाली जगह है इसलिए ट्रांसपेरेंसी आ जाती है इसमें। और किनारे क्या है? खाली जगह बिल्कुल नहीं है, एकदम योक के ऊपर ये धरा हुआ है, योक से चिपका हुआ है तो यहाँ सेल, नीचे योक, तो ट्रांसपेरेंट कहाँ से होगा? ठीक है। तो ये एरिया ओपेका, इधर एरिया ओपेका, ये चारों तरफ जो एरिया ओपेका है वो सेक्शन में ऐसे सेक्शन काट दिया जाएगा तो बस दो तरफ दिखेगा, इधर और इधर दिखेगा, है ना। इधर एरिया ओपेका, ये एरिया ओपेका। तो ये कुल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसी में सब कुछ बनना है। अब देखिए यहाँ पर एक और आगे की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। ये हाइपोब्लास्ट नीचे आ रहा है ठीक। अच्छा, एक चीज़ और अभी जान लीजिए, हाइपोब्लास्ट वाले जो सेल्स हैं, योक लेडन सेल्स, ये नीचे आ रहे हैं। कैसे आते हैं नीचे? इसके लिए दो व्यूज़ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक एक सेल यहाँ से टपक रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, एक एक सेल, तो एक एक सेल इसमें से एक आया, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक एक सेल अलग अलग टपक के नीचे आ रहे हैं। अगर एक एक सेल आते हैं, यही तरीका है, तो इसको हम पॉली इन्वेजिनेशन कहते हैं। देखिए, पॉली इन्वेजिनेशन, अगर इंडिविजुअली सेल्स एक एक करके आ रहे हैं लेकिन एक दूसरा मत ये भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आके ये सेल्स चिपक गए हैं एक साथ, एक लेयर बना लिए, और उसके बाद पूरी लेयर नीचे आ सकती है। पूरी लेयर, जैसे छत है, छत का पूरा प्लास्टर एक साथ नीचे टपक के आ जाए, लेयर में आ जाए। लेयर में नीचे आएगा तो उसे हम डीलैमिनेशन कहेंगे, डीलैमिनेशन। ठीक। तो हाइपोब्लास्ट के नीचे आने के दो तरीके हो सकते हैं, डीलैमिनेशन, लेयर में एक साथ, पॉली इन्वेजिनेशन, एक एक करके टपकना, एक एक अलग अलग सेल्स नीचे टपकता रहे, तो वो पॉली इन्वेजिनेशन है। अब देखिए, तो आपने इसमें इपीब्लास्ट देख लिया, हाइपोब्लास्ट का बनना देख रहे हैं, सब जर्मिनल स्पेस देख रहे हैं। अब ये जब जो हाइपोब्लास्ट है ये नीचे आ रहा है, अब इपीब्लास्ट को छोड़ के, जो पहले इपीब्लास्ट के साथ सटा हुआ था उसको छोड़ के नीचे आ रहा है। ये जो सब जर्मिनल स्पेस है, इस स्पेस में से होकर नीचे गिर रहा है गिर के कहाँ जाएगा? इस योक के ऊपर आ जाएगा। और जब नीचे आ रहा है तो अब इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक जगह बन रही है। इस नई जगह को कहते हैं, देखिए, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कहाँ बन रहा है? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में। ये इपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, दोनों के बीच में धीरे धीरे जगह बन रही है। क्या, कौन सी जगह? ब्लास्टोसील। ठीक। और हाइपोब्लास्ट के नीचे जो जगह थी वो कैसी थी? सब जर्मिनल स्पेस। अब देखिए, जब हाइपोब्लास्ट नीचे आ रहा है, इसी के नीचे आने के दो तरीके अभी हमने आपको बताए थे। या तो ये एक एक सेल करके नीचे आएगा तो उसे हम कहेंगे पॉली इन्वेजिनेशन। अगर ये जो सारे सेल हैं इसमें से एक एक टपकेगा, इस किसके थ्रू होकर टपकेगा? सब जर्मिनल स्पेस के से होकर एक एक अलग अलग टपके तो पॉली इन्वेजिनेशन। पूरी लेयर नीचे आ जाए तो डीलैमिनेशन। अब कुछ लोगों का मानना है कि कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से हो, दोनों तरीके भी हो सकते हैं। एक ही एग में कभी एक एक सेल टपकेगा, कभी कुछ एक बड़ा सा लेयर नीचे आ जाएगा। यानी पॉली इन्वेजिनेशन एंड डीलैमिनेशन कैन गो टुगेदर। अब देखिए, जब ये सेल हाइपोब्लास्ट नीचे आ रहे हैं तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक नई कैविटी बन रही है, ब्लास्टोसील। तो अब धीरे धीरे ये जो सब जर्मिनल स्पेस है ये समाप्त हो जाएगा। सब जर्मिनल स्पेस समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह एक नई कैविटी बन जाएगी, ब्लास्टोसील। ठीक। तो ब्लास्टोसील धीरे धीरे क्या कर रही है? सब जर्मिनल स्पेस को रिप्लेस कर दे रही है। यहां तक आप समझ गए? अब
गैस्ट्रुलेशन को समझने के लिए ज़रा एक बार फेट मैप का भी सर्वे कर लिया जाता है। तो फेट मैप को चित्र में देखा जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे हमारे हाथ में बॉल है, ये जो ऊपर एक हमने नक्शा जैसा बना दिया है, वैसे यहाँ भी है। तो बाहर जो ब्लैक कलर की रिंग आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर की, ये यहाँ पर ये बाहरी रिंग दिखाया गया है। ये क्या है दरअसल, ये एरिया ओपेका वाला हिस्सा है। बाहर वाला हिस्सा क्या है, एरिया ओपेका वाला हिस्सा है ना। तो एरिया ओपेका ये इम्ब्रियो के प्रॉपर शरीर को नहीं बनाता है, ये एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म है, यानी इम्ब्रियो से ये बाहर रहेगा। इम्ब्रियो को बनाने में इसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। इम्ब्रियो को बनाने में जो बीच वाला हिस्सा है, एरिया पिल्यूसिडा, वही भाग लेता है। बाकी उसके सहायक टिश्यूज़ बनाते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो फेट मैप में सबसे ऊपर एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस, यानी ये वो टिश्यू है जिसे स्किन बनेगा, एपिडर्मल एक्टोडर्म स्किन बनेगा। और उसके ठीक नीचे न्यूरल प्लेट है, ये वो टिश्यू है जिससे नर्वस सिस्टम ब्रेन बनेगा। तो ये फेट मैप में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ फ्रॉग वाला चीज़ ही है यहाँ पर। सबसे ऊपर वहाँ भी एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस थी, है ना, एपिडर्मल एक्टोडर्म। उसके नीचे न्यूरल एक्टोडर्म, वही न्यूरल प्लेट है ये। और न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे हर जगह नोटोकॉर्ड रहेगा। फ्रॉग में भी यही था, न्यूरल प्लेट के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड के नीचे रहता है गट, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल बनाने वाला टिश्यू है। और नोटोकॉर्ड के साइड में दोनों तरफ, इधर और इधर, ये सब मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं जिससे सोमाइट्स बनेंगे, है ना। तो सबसे ऊपर एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस जिससे स्किन बने, उसके नीचे न्यूरल प्लेट जिससे नर्वस सिस्टम बने, लगभग बीच में नोटोकॉर्ड। ध्यान रहे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड के डॉर्सली न्यूरल प्लेट होता है और नोटोकॉर्ड के वेंट्रली गट यानी एंडोडर्म, ये एंडोडर्मल टिश्यू है जिससे एलिमेंट्री कैनाल बनेगा, ठीक। और गट के दोनों तरफ ये वो टिश्यू, ये भी मीजोडर्मल हैं, ये सब मीजोडर्मल हैं, ये सोमाइट्स बनाने वाले टिश्यू हैं। ये लैटरल प्लेट और भी इससे चीज़ें बनेंगी। तो अब देखिए जो एरिया ओपेका है, यानी बाहर वाला हिस्सा, इससे सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनेगा, एम्ब्रियोनिक नहीं। और एम्ब्रियोनिक किससे बनेगा, एरिया पिल्यूसिडा से। ब्लास्टोमियर्स ऑफ एरिया पिल्यूसिडा फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर। अब ये जो इपीब्लास्ट है, बीच वाला हिस्सा, इसी में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों के सेल्स हैं। यहाँ देखिए आप फेट मैप में, ये सिर्फ ऊपरी ही हिस्सा है, ऊपरी वाला, ऊपर वाला लेयर। ये दो लेयर है ना, ये इपीब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट। तो इसमें आप हाइपोब्लास्ट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इपीब्लास्ट देख रहे हैं। अब आप ये समझिए, ये हमारे दोनों हाथ से समझिए जरा, कि जो नीचे की का लेयर है हाइपोब्लास्ट, ये पूरी तरह से एंडोडर्मल है। नीचे वाला लेयर हाइपोब्लास्ट, ये पूरी तरह से कैसा है, एंडोडर्मल। दोनों, और हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के बीच में ये जगह है, इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील, ठीक। सब जर्मिनल स्पेस नहीं, सब जर्मिनल स्पेस तो पहले इसके नीचे था, इसके नीचे था, ये अब खत्म हो गया क्योंकि उस जगह से होके ये हाइपोब्लास्ट नीचे आ गया, ठीक। तो नई जगह बन गई ब्लास्टोसील। अब याद रखिए, हाइपोब्लास्ट में सारे सेल्स एंडोडर्मल हैं। कैसे हैं बताइए, हाइपोब्लास्ट किस चीज़ से बना है, एंडोडर्मल सेल से। लेकिन जो इपीब्लास्ट है ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या है, कुछ एंडोडर्मल सेल इसमें रह गए हैं अभी, कुछ एंडोडर्मल सेल इसमें भी रह गए हैं, और पूरा एक्टोडर्मल इसी में है और पूरा मीजोडर्मल इसी में है, एक्टोडर्मल भी और मीजोडर्मल भी। यानी इपीब्लास्ट में एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों है, और हाइपोब्लास्ट में सिर्फ एंडोडर्मल है। याद रखिएगा ना, हाइपोब्लास्ट में कौन सा है, सिर्फ एंडोडर्मल, और इपीब्लास्ट में एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों। ये पूरा एक इपीब्लास्ट है। तो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस एक्टोडर्मल, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्मल,
नोटोकॉर्ड और ये सब सोमाइट्स वगैरह ये मीजोडर्मल, और गट जो है वो एंडोडर्मल। ठीक, और इसके पीछे इसके ये इपीब्लास्ट दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे हाइपोब्लास्ट है वो सिर्फ एंडोडर्मल है। हाइपोब्लास्ट कंटेन्स ओनली एंडोडर्मल सेल्स, हाइपोब्लास्ट कंटेन्स ओनली एंडोडर्मल सेल्स, है ना। और इपीब्लास्ट में सब कुछ है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों चीज है। अब गैस्ट्रुलेशन शुरू हो रहा है। बड़ी दुविधा है किसको गैस्ट्रुलेशन कहें, कहाँ से गैस्ट्रुलेशन माने। चिक में ये बड़ी दुविधा है ना, क्योंकि अंडा जब बाहर आ रहा है उसके पहले ही डबल लेयर्ड हो गया रहता है तो ये हाईली मॉडिफाइड है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें योक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन फास्ट बहुत है। दो वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एवियन गैस्ट्रुलेशन इज फास्ट इनफ टू बी कंप्लीटेड बाय सेकेंड डे ऑफ इंक्यूबेशन। अंडा बाहर आया, इंक्यूबेशन में रखा जाता है वो, और दूसरे दिन, इंक्यूबेशन के दूसरे दिन तक गैस्ट्रुलेशन पूरा हो जाता है। अब ये पहले ये एमएससी के लोगों के लिए है, बीएससी वाले इसको छोड़ देंगे ये डिफरेंट व्यूज ऑफ चिक गैस्ट्रुलेशन। चिक गैस्ट्रुलेशन पर लोगों के अलग अलग मत हैं। बेरिल एंड कार्प ये कहते हैं गैस्ट्रुलेशन में दो ही मुख्य स्टेप हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन और इपीबोली। एडी ये कहते हैं गैस्ट्रुलेशन जो ही ब्लास्टोडर्म एरिया पिलूसिडा और एरिया ओपेका में डिवाइड हुआ, ब्लास्टोडर्म का डिमार्केशन एरिया पिलूसिडा और एरिया ओपेका में हुआ, वहीं से गैस्ट्रुलेशन चालू। ग्रांट एंड ट्रिंकास कहते हैं कि हाइपोब्लास्ट बने तब गैस्ट्रुलेशन चालू, है ना। तो अलग अलग मत हैं। अभी और मत हैं, बैलेंस्की कहते हैं कि नहीं, हाइपोब्लास्ट का बनना प्री गैस्ट्रुलर मार्फोजेनेटिक मूवमेंट है, गैस्ट्रुलर नहीं। बैलेंस्की कह रहे हैं कि हाइपोब्लास्ट का बनना क्या, प्री गैस्ट्रुलर मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। फिलिप एंड गोयल क्या कहते हैं कि ब्लास्टोडर्म का इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है ये दरअसल ब्लास्टुलेशन है, ये गैस्ट्रुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग मत हैं। अब हम लोग एक जनरलाइज्ड गैस्ट्रुलेशन का जो मैकेनिज्म है ये देखेंगे। दो मुख्य इवेंट्स इसमें होते हैं गैस्ट्रुलेशन में, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक और इपीबोलिक ग्रोथ ऑफ सेल्स। सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा और उसके बाद इपीबोली होगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो फ्रॉग में ब्लास्टोपोर बन रहा था, कुछ वैसा ही यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा। मैकेनिज्म अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ स्फेरिकल था, वहाँ तो पूरा का पूरा यही ब्लास्टुला था, यहाँ पर इधर ब्लास्टोपोर बन गया था। लेकिन यहाँ पर एक तो ऐसा है, लेकिन जो ब्लास्टोडिस्क बना है वो ऐसे डिस्क शेप का बना है, फ्लैट बना है। तो इसमें ब्लास्टोपोर नहीं बन सकता है, इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है। क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक? फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक में पहली जो मूवमेंट हो रही है ये इम्बोली है। इम्बोली में कई तरह के मूवमेंट होते हैं। इम्बोली का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, इम्बोली मतलब मूवमेंट ऑफ सेल्स ऑन सरफेस, मूवमेंट ऑफ सेल्स ऑन सरफेस, है ना। कन्वर्जेंस, इसमें कई तरह के मूवमेंट है। कन्वर्जेंस, प्रोस्पेक्टिव, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। देखिए दोनों को मिला के, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों को मिला के जो टर्म है वो मिजेंटोब्लास्ट यहाँ कहा जा रहा है, कलेक्टिवली कॉल्ड मिजेंटोब्लास्ट। ये मिजेंटोब्लास्ट सेल्स जो है, यानी एक मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, ये कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज यानी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ नीचे एक हरे रंग की पट्टी हमने छोटा सा बनाया है ना। तो ये यहाँ पर आके इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक, सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पर सेल्स की मोटाई बढ़ जाएगी। तो जो मोटाई बढ़ जाएगी, थिकन हो जाएगा, उसी को हम प्रिमिटिव स्ट्रीक की शुरुआत कहते हैं, इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक देखिए और कुछ नहीं है, जैसे यूँ समझिए कि एक मैदान में लोग बहुत सारे हैं, मार्केट है, वहाँ पर लोग अलग अलग दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं, फैले हुए हैं। अचानक कहीं कोई ऐसी बात हुई कि सारे लोग वहीं इकट्ठे हो गए,
तो जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है। उसको भीड़ जैसी लिखने लगती है वो, है ना, वो सामान्य से अलग दिखने लगती है कुछ नहीं, वही लोग थे जो दूर दूर फैले हुए थे जरा, वो अब इकट्ठे एक जगह आ गए तो भीड़ बन गए। ऐसे ही ये सेल्स की भीड़ है प्रिमिटिव स्ट्रीक, और कुछ नहीं है। इट इज अ क्राउड ऑफ सेल्स। चारों तरफ से सेल आके एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, तो इकट्ठे होने लगते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, मल्टी लेयर्ड भी बन जाते हैं। तो ये जो ब्लास्टोडिस्क है, ठीक ना, इसमें एक सिरे पर ये इकट्ठे सेल होने लगते हैं कन्वर्ज करके, तो ये इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है। यहाँ देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये देखिए, दिस इज एरिया पिल्यूसिडा, ओके। और बाहर जो है ये थोड़ा ओपेक, ये देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट है एरिया पिल्यूसिडा, और बाहर थोड़ा ओपेक है तो ये एरिया ओपेका, है ना। अब एरिया पिल्यूसिडा में सेल्स चारों तरफ से आके यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो ये अर्ली प्रिमिटिव स्ट्रीक बना। ये प्रिमिटिव और ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो यहाँ देखिए ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया, ठीक। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक धीरे धीरे लंबा होता है, धीरे धीरे ये लंबा हो गया। कैसे लंबा हुआ भाई, क्योंकि कई जगह से सेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। अब देखिए एरिया पिल्यूसिडा का शेप बदलने लगा, यहाँ सर्कुलर है, यहाँ सर्कुलर है लेकिन यहाँ कैसा हो गया, पियर शेप्ड हो गया, नाशपाती के आकार का। क्यों, क्योंकि सेल्स सबसे पहले पीछे वाले साइड से यहाँ के इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए कि प्रिमिटिव स्ट्रीक में यहाँ में और यहाँ में कुछ अंतर है। यहाँ तो सॉलिड जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, आप देखिए कि यहाँ पर कुछ एक लाइन मोटी सी इधर है और दूसरी इधर है, और दोनों के बीच में क्या है, खाली जगह। तो ये जो है, ये लाइन से लेके ये, दिस इज, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, नहीं सॉरी दिस इज प्रिमिटिव फोल्ड। यहाँ उभार है, सेल्स का उभार है, एक नाली जैसा बन गया जिसमें दो तरफ दीवारें हैं और बीच में गड्ढा है। ये दो दीवारें और बीच में क्या है, गड्ढा है। तो दीवारों को कह रहे हैं प्रिमिटिव फोल्ड्स। ये जो लाल रंग से हमने रंग दिया, ये प्रिमिटिव फोल्ड है, और दोनों के बीच में सफ़ेद रंग की खाली जगह, ये प्रिमिटिव ग्रूव है। ग्रूव, कैविटी। तो ग्रूव कहाँ से बन गई, यहाँ तो नहीं थी ग्रूव, यहाँ कहाँ से बन गई, इसलिए कि जब यहाँ पर भीड़ ज़्यादा लगने लगी सेल्स की, प्रिमिटिव फोल्ड इतना लंबा हो गया, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इपीब्लास्ट है, और इसके नीचे क्या है, खाली जगह है, ब्लास्टोसील, और उसके नीचे क्या है, हाइपोब्लास्ट। ये इपीब्लास्ट है, इसके नीचे खाली जगह ब्लास्टोसील, और उसके नीचे हाइपोब्लास्ट है, ठीक। तो अब ये जो मेरी उंगली है ये जो मेरी उंगली के दोनों के बीच में जगह है, यही है प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है, ठीक ना। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया। ये दोनों फोल्ड हैं, प्रिमिटिव फोल्ड्स, ये उंगलियां, और इसके बीच में जो ग्रूव है, ये क्या है, ये प्रिमिटिव ग्रूव है, ठीक। तो ये उंगली और ये उंगली प्रिमिटिव फोल्ड, और दोनों के बीच में प्रिमिटिव स्ट्रीक। दिस इज इपीब्लास्ट, दिस इज हाइपोब्लास्ट, नीचे वाला हाथ, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में है ब्लास्टोसील, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिमिटिव ग्रूव। तो क्यों प्रिमिटिव ग्रूव, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक में क्या क्या है, दोनों तरफ प्रिमिटिव फोल्ड्स हैं, बीच में प्रिमिटिव ग्रूव है, और प्रिमिटिव ग्रूव जहाँ ख़त्म हो रहा है जाके गोल गड्ढा बन गया है, इसे प्रिमिटिव पिट कहते हैं। ये प्रिमिटिव ग्रूव लंबा सा गया और जहाँ ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, गोल गड्ढा बना दिया, प्रिमिटिव पिट कहते हैं।
और प्रिमिटिव पिट के चारों तरफ ऐसे ये जो सेल्स का सर्कल है इसे प्रिमिटिव नॉट, गांठ, नॉट मतलब गांठ, प्रिमिटिव नॉट कहते हैं, या इसी को हम हेंसेंस नोड भी कहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। क्या क्या है इसमें? दोनों तरफ प्रिमिटिव फोल्ड है, बीच में प्रिमिटिव ग्रूव है। प्रिमिटिव ग्रूव एंड हो रहा है कहाँ? प्रिमिटिव पिट में। प्रिमिटिव पिट के चारों तरफ प्रिमिटिव नॉट या हेंसेंस नोड है। ठीक, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन है। क्या है प्रिमिटिव स्ट्रीक, कैसे बना? क्योंकि चारों तरफ से यहाँ से सब इधर से इधर से इधर से इधर से सेल्स आके यहाँ कन्वर्ज होने लगे। ठीक है, और प्रिमिटिव ग्रूव क्यों बना? अब वहाँ से सेल्स नीचे गिरने लगे, अंदर जाने लगे। अंदर नीचे क्या है? खाली जगह है, ब्लास्टोसील है, उसमें जाने लगे, है ना। तो अब सेल्स के ये जो आ रहे हैं चारों तरफ से, यहाँ पर इधर से, ये इधर से, इधर से, है ना, इधर से, इधर से, ठीक, इधर से, इधर से और इधर से, ये सब सेल्स यहाँ आ रहे हैं। दिस इज इम्बोली, कन्वर्ज हो रहे हैं। अब इसके बाद सेल्स यहाँ से अंदर जाएंगे, तो अंदर गिरने को हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, यहाँ से सेल्स अंदर गिर गया, यहाँ से सेल यहाँ से आए और ये सेल अंदर चला गया, ये सेल यहाँ से आया और यहाँ से अंदर गया। दिस इज इन्वेजिनेशन, दिस इज इन्वेजिनेशन। सेल का यहाँ से ये प्रिमिटिव ग्रूव है, ग्रूव से अंदर जाना, इन्वेजिनेशन। लेकिन अगर ये अंदर जाके इन्वेजिनेट हो गया और फिर इधर चला गया, यानी यहाँ से गया और या इधर चला गया, यहाँ से नीचे गया इधर चला गया, यहाँ से नीचे गया इधर चला गया, ठीक, इधर जाना या इधर जाना या इधर जाना, तभी हम इनको इन्वॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, खाली यहाँ से नीचे आ गया तो इन्वेजिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ से जाकर हमको ये इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चला, तो ये इन्वॉल्यूशन हुआ। तो कुछ सेल्स सिर्फ इन्वेजिनेट करेंगे, कुछ इन्वॉल्यूट भी करेंगे, है ना। तो अब जो इसमें से जाने वाले सेल्स हैं, एंडोडर्मल सेल्स जाएंगे तो वो इन्वेजिनेट करेंगे। एंडोडर्मल सेल्स कहाँ जाएंगे? नीचे एंडोडर्म की लेयर है जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट पूरा एंडोडर्म है। तो एंडोडर्मल सेल्स जो यहाँ से जाएंगे वो तो सीधे अपने हाइपोडर्म में जाके मिल जाएंगे, तो ये पूरा एंडोडर्म हो जाएगा। लेकिन जो मीजोडर्मल जाएंगे वो जाके बीच में कुछ इधर है ना, और जो नोटोकार्ड जाएगा वो यहाँ से, नोटोकार्ड यहाँ से आएगा, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। नोटोकार्ड यहाँ ऐसे आया और ऐसे चला गया। आगे अभी हम लोग देखते हैं नोटोकार्ड सेल को। तो कन्वर्जेंस आपने देखा, प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना देखा। अब इन्वेजिनेशन एंड इन्वॉल्यूशन। तो इन्वेजिनेशन एंड इन्वॉल्यूशन में प्रिमिटिव स्ट्रीक से होकर ये इम्बोलिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, जिसे हम इन्वेजिनेशन एंड इन्वॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल प्रिमिटिव स्ट्रीक जो छोटा सा बना था वो ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो करने लगा? क्योंकि एक तो वहाँ पर जो सेल्स थे वो डिवाइड भी कर रहे हैं, ये मैं अभी उस समय बताना भूल गया था। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के पास सेल्स है वो अभी डिवाइड भी कर रहे हैं, तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए भी प्रिमिटिव स्ट्रीक बढ़ रहा है। और उसके बाद वो माइग्रेट कर रहे हैं, चारों तरफ से वहाँ पर आ रहे हैं, चारों तरफ से वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए प्रिमिटिव स्ट्रीक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये जो छोटा सा था, छोटा सा फिर ये बड़ा होने लगा, तो एक्चुअली ये सेल्स डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ, इसलिए भी संख्या बढ़ रही है और चारों तरफ से आकर वहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो इंक्यूबेशन में 12 से 13 घंटे के बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक अब इंटरमीडिएट स्टेज में आ जाता है। देखिए यहाँ एक दूसरे व्यू से दिखाया गया है, ये फ्लैट गैस्ट्रुला है या ब्लास्टोडिस्क है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है। और आप इसमें देखिए यहाँ से सब सेल आ रहे हैं, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रिमिटिव ग्रूव से होकर अंदर आ रहे हैं ना, अंदर आके और वहाँ से यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं। ठीक तो ये अंदर नीचे आना तो इन्वेजिनेशन है, लेकिन यहाँ से इधर जाना और ये इधर जाना ये सब इन्वॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हो क्या रहा है कि ये ऊपर इपीब्लास्ट है, इसमें एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों तरह के सेल्स थे, और ये नीचे हाइपोब्लास्ट है
ये सिर्फ एंडोडर्मल सेल्स के बना हुआ है। देखिए नीचे ये क्या है, ये हाइपोब्लास्ट। ये नीचे है क्या है, हाइपोब्लास्ट। किस सेल का बना है ये, एंडोडर्मल। ऊपर क्या था, इपीब्लास्ट। किस सेल का बना है ये, इसमें एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों है। तो मीजोडर्मल और एंडोडर्मल का यहाँ क्या काम, यहाँ नहीं काम है। ऊपर तो बस एक्टोडर्म रहे, है ना, बीच में एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म रहे और नीचे एंडोडर्म रहे। तो एंडोडर्म मैक्सिमम तो नीचे आ ही गया था। अब जो कुछ बच गया है वो यहाँ से आएगा इन्वेजिनेट करके और इसमें मिल जाएगा, एंडोडर्म इसमें मिल जाएगा। ठीक, फिर कोई एंडोडर्मल सेल आया और इसमें मिल गया। ठीक है, लेकिन मीजोडर्मल सेल को बीच में ले आना है। मीजोडर्म मतलब बीच, एक्टो और एंडो के बीच में हो। तो मीजोडर्मल सेल्स यहाँ से आएगा इधर और इधर चला जाएगा, आएगा इधर और इधर चला जाएगा। ठीक, इधर से आके इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आके यहाँ चला गया, जिससे कि बीच में ये मीजोडर्म हो जाए। और अब नोटोकॉर्ड जो है वो ये नोटोकॉर्ड बीच में रहेगा, है ना। वो यहाँ से आएगा, कहाँ गया कर्सर, नोटोकॉर्ड यहाँ से आता है, यहाँ से, है ना, और आके यहाँ से घुस के फिर जिधर से आया है उधर ही चला जाता है, जिधर से आया है उधर ही चला जाता है। तो प्रिमिटिव ग्रूव इसे हम लोग समझ चुके हैं। प्रिमिटिव फोल्ड, किनारे किनारे प्रिमिटिव फोल्ड थे प्रिमिटिव स्ट्रीक में, और बीच में प्रिमिटिव ग्रूव बना। ऊपर प्रिमिटिव नॉट, हेंसन्स नोड बना, प्रिमिटिव पिट। और जब पूरा मैच्योर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है तो उसको हम डिफिनिटिव प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। 18 से 19 घंटे बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक डिफिनिटिव यानी मैच्योर प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है। प्रिमिटिव ग्रूव क्यों बन रहा है भाई, क्योंकि इन्वेजिनेशन ऑफ मीजेंटोब्लास्ट सेल्स हो रहा है, वहाँ से मीजेंटोब्लास्ट सेल्स नीचे गिर रहे हैं। मीजेंटोब्लास्ट मतलब मीजोडर्म और एंडोडर्म के सेल्स। ठीक, पूरा प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, इंटायर प्रिमिटिव स्ट्रीक मास ऑफ मूविंग सेल्स, लगातार मूव करते हुए मास ऑफ सेल्स है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक। अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सेल्स हैं, वो सिर्फ सेल्स वहाँ लगातार मूव कर रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं। दिस सेल्स मूव डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से नीचे आए और उसके बाद फैल जाते हैं कहाँ, साइडवेज में, फॉरवर्ड, आगे। नोटोकॉर्डल सेल्स इन्वेजिनेट थ्रू प्रिमिटिव पिट। नोटोकॉर्डल, जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, और ये जो हिस्सा क्या है, ये प्रिमिटिव पिट है, यहाँ वाला हिस्सा। तो नोटोकॉर्डल सेल्स, ये नोटोकॉर्ड है, ये आएगा और ये प्रिमिटिव पिट से ही अंदर जाके और फिर इधर चला जाएगा। ठीक, mesodermal cells might just follow the endodermal cells. Endodermal cells invaginate through part of a streak just behind Hansen's node. ये Hansen's node है यहाँ पर तो यहाँ से क्या गया, यहाँ से तो नोटोकॉर्ड गया, लेकिन इसके पीछे से जाएगा, यहाँ से ठीक पीछे से एंडोडर्मल सेल्स जाएंगे। ठीक, और एंडोडर्मल सेल्स के बाद मीजोडर्मल सेल्स जाएंगे। मीजोडर्मल सेल्स माइट जस्ट फॉलो द एंडोडर्मल सेल्स, और मीजोडर्मल सेल्स इन्वेजिनेट करके मिडिल सेक्शन से और चारों तरफ फैल जाएंगे। हेड प्रोसेस और नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ये और कुछ नहीं है हेड प्रोसेस। ये क्या है, टंग लाइक टिश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स। ये प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स है जो यहाँ थे, यहाँ आए टंग, जीभ की तरह से यहाँ से जाके इधर जाते। ये नोटोकॉर्डल सेल्स अंदर इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी को हम हेड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऊपर से ऐसा दिखने लगता है, ये हेड प्रोसेस कहलाने लगता है ना, हेड जैसा यहाँ पर दिखने लगता है। फॉर्मेशन ऑफ हेड प्रोसेस, इट इज टंग लाइक टिश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स दैट कन्वर्जेस ऑन द प्रिमिटिव नोड। प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स प्रिमिटिव नोड पर कन्वर्ज करता है, अंदर जाता है और फिर
आगे बढ़ जाता है। यहाँ से आया, नीचे गया और फिर इधर चला गया। अब प्रिमिटिव स्ट्रिंग जब बन गया, सारे सेल जिसको अंदर जाना अंदर चले गए, प्रिमिटिव स्ट्रिंग का काम खत्म। सारे सेल जब वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने जगह, तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे भीड़ लगी है लोगों की, सारे लोग अपने अपने घर चले गए, तो भीड़ अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि भीड़ अलग से कुछ नहीं थी, वो लोगों का ही जमाव था। लोग अपने अपने घर चले गए जहाँ जाना था, भीड़ खत्म। प्रिमिटिव स्ट्रिंग भी क्या है? सेल्स की भीड़ है, सेल्स अपने अपने जगह चले गए, प्रिमिटिव स्ट्रिंग खत्म। और यहाँ पर सिर्फ अलग अलग सेल्स किधर से कौन कहाँ से जा रहा है वो सब दिखा दिया गया है एक बार एक चित्र में, ठीक है। यहाँ पर ये एक्टोडर्म है ऊपर, उसके बाद न्यूरल एक्टोडर्म है, ये नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड, और ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग बना, ये गट है, ठीक, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग यहाँ बना। अब प्रिमिटिव स्ट्रिंग के पास देखिए ये सब ऊपर वाले सेल्स जा रहे हैं, तो ये उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर एक जगह समराइज़ किया हुआ है। तो ये है चिक में गैस्ट्रुलेशन। 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि जो चिक का ब्लास्टुला होता है वो डिस्क शेप्ड होता है। चिक का ब्लास्टुला कैसा होता है? डिस्क शेप्ड होता है, फ्लैटेंड होता है, ठीक, बहुत अधिक योग की वजह से, है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ब्लास्टोडिस्क बना। ये ब्लास्टोडिस्क जो है तश्तरी के आकार का, ये पहले सिंगल लेयर था, फिर डबल लेयर्ड हुआ। ऊपर का लेयर एपीब्लास्ट, नीचे का लेयर हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के नीचे जो पहले कैविटी थी, यहाँ पर ब्लास्टोडिस्क के नीचे जो कैविटी थी ये सब जर्मिनल कैविटी। अब एक नई कैविटी, जब हाइपोब्लास्ट अलग हो रहा है तो ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में नई कैविटी बनने लगी, ब्लास्टोसील, ठीक। चिक का जो एक ब्लास्टुला है ये 2 हिस्से में बटा है। बाहर वाला हिस्सा एरिया ओपेका, भीतर वाला हिस्सा एरिया पिलूसिडा। बाहर वाले हिस्से से एम्ब्रियो का कोई प्रॉपर पार्ट नहीं बनना है, बीच वाले हिस्से एरिया पिलूसिडा से एम्ब्रियो का सारा प्रॉपर पार्ट बनना है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सिर्फ ईपीब्लास्ट ऊपर की लेयर है, हाइपोब्लास्ट इसके नीचे है। नीचे वाले हाइपोब्लास्ट में कौन से सेल्स हैं? एंडोडर्मल। ऊपर वाले ईपीब्लास्ट में कौन कौन से सेल्स हैं? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल, तीनों। प्रिमिटिव स्ट्रिंग बन रहा है, ये है क्या चीज़? ये सिर्फ एरिया पिलूसिडा से आए हुए सेल्स यहाँ पर जमा हो रहे हैं, एक जगह भीड़ लगा रहे हैं है ना। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग बनना शुरू हुआ, छोटा सा बना इनिशियल, फिर बड़ा हुआ, इसी के बीच में ग्रूव बन गया, तो किनारे वाले सेल्स अपने आप प्रिमिटिव फोल्ड्स कहलाने लगे, बीच में प्रिमिटिव ग्रूव बन गया, उसमें से होकर सेल्स अंदर जाने लगे। एंडोडर्मल गए, वो कहाँ गए? नीचे के हाइपोब्लास्ट में गए। मीजोडर्मल गए, वो कहाँ गए? किनारे किनारे फैल गए। नोटोकॉर्डल सेल भी इससे आया, वो कहाँ आया? यहाँ से यहाँ आया, नीचे गया, फिर जिधर आया था उधर चला गया। और जहाँ ये तीन लेयर बन गया, ऊपर एक्टोडर्म, नीचे एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म, और मीजोडर्म के सेंटर में यहाँ पर क्या होगा? सेंटर में एकदम नोटोकॉर्ड होगा। ये गैस्ट्रुलेशन पूरा हो जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।